हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 2 मार्च को पूछे गए सभी क्वेश्चनों के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत समय जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देखने हो तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। तो पूरी वीडियोस को एक बार देख जाइए जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन तो बहुत कम मिले हैं। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के शायद सभी के मिक्स हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। तो सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, गिरनार या फिर गिर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ये गुजरात में राज्य में स्थित है। ठीक है। गिर अभ्यारण्य आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आज देख लीजिए, गुजरात राज्य में स्थित है और यह अभ्यारण्य शेर के लिए मशहूर है। ठीक है। लॉयन के लिए बहुत ही फेमस अभ्यारण्य है। ठीक है। नेशनल पार्क है। और हाँ फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना है कि ये अभ्यारण्य है इसका कितने कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। गुजरात राज्य में स्थित है गिर अभ्यारण्य। ठीक है। गिर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था। यहाँ पे देखिए, बाला देवी किस खेल से संबंधित है। तो बाला देवी फुटबॉल से संबंधित है। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि बाला देवी भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल दागने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट ही याद रखना। तो बाला देवी फुटबॉल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया था कि राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित प्रश्न था। ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन सी शक्ति पूछी गई थी। ठीक है। और कौन सी नहीं पूछी गई थी। तो राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियाँ, तो किसके बारे में बताना था ये यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पाया। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सभी शक्तियों को एक बार देख जाना है, क्योंकि हो सकता है कि आज जो शक्ति पूछी गई वो नेक्स्ट शिफ्ट में अगली दूसरी वाली शक्ति पूछेगा। ठीक है। तो क्या है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो आपको जितने भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं उन सभी को देख के जाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है। ठीक है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत 94वें स्थान पर है। ठीक है। तो 94 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने इंडेक्स बहुत सारी जितने भी इंडेक्स है 2020 की, ठीक है, वो सभी मैंने करवा रखी है। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे तो इंडेक्स से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके आप को देखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 आयोजित किया गया। तो ये किस देश के बीच में होता है संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे देखिए, गाइडेड पिनाका क्या है। तो गाइडेड पिनाका क्या है, ये एक रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद अगर 226 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उच्च न्यायालय को सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है। तो मतलब कि ये अनुच्छेद 226 क्या करता है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। तो उच्च न्यायालय को सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, देखिए पंचमहल कहाँ पर स्थित है। तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और आपको एक और ये चीज़ याद रखनी थी, पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। और क्यों करवाया था, ताकि हवा अच्छे से लग सके। ठीक है। मतलब कि हवा अच्छे से आ सके महल के अंदर, इसकी वजह से यहाँ पे पंचमहल का निर्माण करवाया था। ठीक है। आपको याद रखना है, ये भी चीज़ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, किस भारतीय चित्रकार को मलयाली कलाकार कहा जाता है। तो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। ठीक है। और राजा रवि वर्मा, जिनका कि 29 अप्रैल 1848 से 2 अक्टूबर 1906 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है। और एक प्रसिद्ध मलयाली भारतीय चित्रकार और कलाकार थे। उन्हें भारतीय कला के इतिहास में कई सौंदर्यवादी और व्यापक सामाजिक कारणों से सबसे महान चित्रकारों में माना जाता है। ठीक है। तो आपको ये भी आपको याद रखना है। तो मलयाली प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, वो राजा रवि वर्मा। ठीक है। उनका देखिए जीवन काल कितना था, 29 अप्रैल 1848 से 2 अक्टूबर 1906 तक का। ठीक है। तो ये इनका जीवन चक्र था। ठीक है। इसके अंदर इन्होंने बहुत ही महान उपलब्धियाँ हासिल की थी, किस चीज़ में, चित्रकारी के मामले में। ठीक है। तो राजा रवि वर्मा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया कि सैफ अली वर्मा किस खेल से संबंधित है। तो सैफ अली वर्मा को आप सभी जो लोग जानते होंगे,
ठीक है। तो मतलब भारतीय टीम का कौन है वो, सहवाग, ठीक है। तो सैफ अली वर्मा, इनका देखिए जन्म 28 जनवरी 2004 को हुआ था, ठीक है। और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं ये। अब देखिए पहले कौन था, सचिन तेंदुलकर था, लेकिन अगर अब हम बात करें अब वर्तमान टाइम की, तो कौन है, सैफ अली वर्मा, सबसे कम उम्र में क्रिकेट खेलने वाली, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। और सैफ अली वर्मा ओपनर बैट्समैन है, ठीक है, इंडिया की, राइट हैंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में 1945 के दौरान कितने सदस्य देश थे। अगर हम 1945 के दौरान की अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो यहाँ पे देखिए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, आप सभी को पता है, ठीक है। उस वक्त सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, 50, ठीक है, जो कि अब आज बढ़कर कितनी हो गई, 193 हो गई है, ठीक है। मतलब वर्तमान में 193 हो गई है, ठीक है। और उस वक्त कितनी थी, जब 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, तब 50 देशों की संख्या थी, ठीक है। मतलब कि इसकी स्थापना के वक्त 50 लोगों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, साइन किए थे इसके ऊपर। तो आपका यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 1945 के दौरान 50 सदस्य संख्या कितनी थी, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपका, देखिए क्या पूछा गया है कि GATT गाट की स्थापना कब हुई थी। तो गाट की स्थापना कब हुई थी, 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी, ठीक है। इस दौरान 23 सदस्य देश थे इसके, जब 30 अक्टूबर 1947 को, या फिर कहीं पे लिखा होता है कि 1948 भी लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही आपको याद रखना है कि 1948 अगर दे रखा है डायरेक्ट तो 1948 करना है, या फिर 30 अक्टूबर 1947 दे रखा है तो 30 अक्टूबर 1947 ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसकी स्थापना के समय इसके सदस्य देश कितने थे, 23 थे, और कब हुई थी, 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी। और अगर हम गाट की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होती है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें गाट की, तो यहाँ पे देखिए जेनेवा में है, और जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट देखिए, 1 जनवरी 1995 को इसका नाम जो गाट था उससे बदल कर क्या कर दिया था, विश्व व्यापार संगठन, मतलब कि अब क्या लिख दिया है इसका, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया है। इस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, 161 थी, जब 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदलकर WTO रखा गया, ठीक है। उस वक्त इसका सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, 161 थी। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन थे ये आपको सभी को याद रखना है। यहाँ पे स्थापना से ही काम नहीं बनता है, यहाँ पे गैट की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी पता होना चाहिए, इसका नाम WTO कब पड़ा ये भी पता होना चाहिए, कब 1 जनवरी 1995 को बना था ये, मतलब WTO में चेंज हो गया था इसका नाम, GATT से, है ना। तो आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया कि मथुरा और अमरावती शैली कौन से काल से संबंधित है। तो जो मथुरा और अमरावती शैली है वो कौन से काल से संबंधित है, मौर्योत्तर काल से संबंधित है, ठीक है। मौर्योत्तर काल से संबंधित ये दोनों शैलियाँ हो गई। अब आपको ये भी याद रखना है कि मथुरा शैली का जन्म कुषाण शासकों के द्वारा हुआ था, और अमरावती शैली का जन्म सातवाहन राजाओं के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो अमरावती शैली सातवाहन राजाओं के द्वारा की गई थी, और मथुरा शैली कुषाण शासकों के द्वारा। तो दोनों ही चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन था। आप सभी को पता है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है, जिन्होंने 12 दिसंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था, और वर्तमान तक ये इस पद पर मौजूद है, ठीक है। यह आपको याद रखना है कि 12 दिसंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसे मिला। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसे मिला था फ्रेंड्स, यहाँ पे नोवाक जोकोविच को मिला था, ठीक है। और अगर हम बात करें 2020 की, तो ये लियोनल मेसी और लुइस हैमिल्टन को मिला है, ठीक है, दोनों को कंबाइंड में मिला है। अगर हम 2020 की बात करें तब, है ना, तब किसको मिला है, लियोनल मेसी और लुइस हैमिल्टन को, दोनों को। और अगर हम 2019 की बात करें तो ये नोवाक जोकोविच को मिला था, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 की, तो ये किसे मिला है, ये बेन स्टोक को मिला है, ठीक है। और 2020 की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है, ठीक है, वो किसको मिला था, लियोनल मेसी और लुइस हैमिल्टन को ना। तो देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी अवार्ड है, यहाँ पे इसको याद रखना है। देखिए यहाँ पे पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है, और यहाँ पे क्या है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक मैथ का क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स यहाँ पे,
और इस मैथ के क्वेश्चन को आपको मैं सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, इसमें कैसे करना है देखिए, बहुत ईजी तरीके से इस क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, देखिए अपनी सामान्य गति के 3/4 चाल से एक व्यक्ति अपने ऑफिस 10 मिनट देर पहुँचता है, तो इस दूरी को तय करने में आमतौर पर उसे कितना समय लगता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखिए करना कुछ नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए इससे रिलेटेड वीडियो एक में मुझे डालना है, वो कल डालूंगा मैं। ठीक है, कल मॉर्निंग में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। देखिए अगर अब बात करें यहाँ पे, अब चाल कितनी है, जो अपनी सामान्य गति के 3/4 चाल से वो चल रहा है। ठीक है, तो मतलब कि अब चाल लिखेंगे यहाँ पे अब चाल। ठीक है, अब चाल बराबर कितनी है, बराबर सामान्य चाल का, जो उसकी सामान्य चाल है, ठीक है, उसका कितना है 3/4 भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सामान्य चाल, यहाँ पे अब चाल तो कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे इसको अब चाल की बात करें तो यहाँ पे देखिए 3/3, तो यहाँ पे 3 हिस्सा तो अब चाल हो जाएगी और सामान्य चाल यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ रेशियो की बात करें तो, ठीक है, तो कहने मतलब कि अब लिख लेते हैं एक तरफ और एक तरफ लिखते थे सामान्य चाल। ठीक है, यहाँ पे सामान्य चाल हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सामान्य को मैंने साई लिखा है ओनली, है ना। तो यहाँ पे चाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीड। ठीक है, स्पीड का रेशियो क्या है, यहाँ पे 3/4 का हो जाएगा ना भाई, 3 तो यहाँ पे अब चाल हो गई 3, और सामान्य चाल कितनी इसकी 4 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब तो हो गई 3 चाल और सामान्य चाल कितनी हो रही 4, यही तो है फ्रेंड्स यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अब तो 3 है और सामान्य 4 है। अगर हम बात करें इसकी टाइम की, तो टाइम का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चाल बराबर चाल प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम होती है, मतलब चाल समय के विपरीत जो व्युत्क्रमानुपाती होती है, कहने मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो कहने मतलब अगर 3/4 की स्पीड है तो यहाँ पे 4/3 का यहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 का रेशियो से यहाँ पे टाइम हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। 3/4 की स्पीड है तो टाइम कितना हो जाएगा, 4/3 का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि जो वो बोल रहा है कि पहले जो चलता था, ठीक है, पहले जो समय लगता था उससे 10 मिनट देरी से वो पहुँच रहा है। ठीक है, जो वर्तमान में चाल है ना, जो पहले की चाल है उसका 3/4 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो यहाँ पे देरी से टाइम के क्यों हमने देखे यहाँ पे टाइम में क्यों चेंज किया है, क्योंकि अपने पास चीज़ क्या है, यहाँ पे टाइम में दे रखा है कि जो लेट और जल्दी है वो चीज़ क्या है, हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे टाइम हमारे पास ये दे रखा है तो हम आराम से इसको निकाल लेंगे। देखिए अगर 4 हिस्सा यहाँ पे टाइम आ गया, 3 हिस्सा यहाँ पे टाइम आ गया इसका। ठीक है, सामान्य समय तो क्या है 3 है, और अब समय कितना लग रहा है उसको 4 लग रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे अगर दोनों जो वो अपने ऑफिस पहुंचता है 10 मिनट देरी से पहुंचता है, कहने मतलब इन दोनों का डिफरेंस, पहले और अब में जितना टाइम का डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 10 मिनट के बराबर है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 इकाई के बराबर है। ठीक है, 1 इकाई तो है, 4 में से 3 गया तो 1 इकाई डिफरेंस है, और वो 1 इकाई डिफरेंस कितने मिनट के बराबर है, वो 10 मिनट के बराबर है। भाई 10 मिनट ही तो लेट पहुँच रहा है पहले से। ठीक है, जो पहले अपनी सामान्य गति के 3/4 चाल से एक व्यक्ति अपने ऑफिस 10 मिनट देर पहुंचता है, मतलब कि सामान्य गति के जो अब उसकी चाल है वो सामान्य गति के 3/4 चाल है, तो उस टाइम पे वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, मतलब वो जो 1 इकाई का यहाँ पे अंतर आ रहा है टाइम का, वो कितने के बराबर है, 10 मिनट के बराबर है। तो बोल रहा है कि तो इस दूरी को तय करने में आमतौर पर उसे कितना समय लगता था, मतलब वो सामान्यतः उसको कितना समय लगता था, सामान्यतः समय कितना था, उसका 3 हिस्सा है, और अब समय कितना है उसका 4 हिस्सा है। ठीक है, तो सामान्यतः समय पूछ रहा है वो, बस तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। भाई 1 इकाई बराबर 10 मिनट लगती है, तो 3 इकाई बराबर कितनी मिनट लगेगी, 3 इकाई बराबर 3 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से। ठीक है, यही तो होगा भाई, 1 इकाई बराबर 10 मिनट, तो 3 इकाई बराबर 10 × 3, तो कितनी मिनट हो गई आपकी, ये हो गई 30 मिनट। ठीक है, तो 3 इकाई का वैल्यू कितना आ गया, 30 मिनट, कहने मतलब कि उसको नॉर्मली में जो सामान्य चाल है उसमें उसको 30 मिनट लगते थे, और वर्तमान में कितने लगेंगे, अब 40 मिनट लगेंगे। भाई 4 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से तो 40 मिनट लगेंगे। ठीक है, जो भी आपसे पूछा गया कि अभी वर्तमान में पूछा है या फिर सामान्य पूछा है, ठीक है, पहले वाला, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ से आराम से निकल आएगी। अब यहाँ से 40 मिनट लगते हैं, तो तभी तो बोल रहा है कि भाई 3/4 से चल रहा है तो 10 मिनट देरी से पहुँच रहा है। ठीक है, मतलब वो धीरे चल रहा है अब, है ना, तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 मिनट लग रहे हैं, अब पहले उसको 30 मिनट लगते थे, यही तो अंतर है उन दोनों की चालों के अंदर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर भी करवा दिया, जो एक
पूरा, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी करवा दिया मैथ्स का। और हाँ फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैथ्स का जो ये टाइम एंड स्पीड है, इससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप कहीं पे जाइएगा नहीं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए, विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।